नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। और बिहार चुनाव के दूसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान पड़े और बिहार समेत देश के तमाम मीडिया चैनल एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनवा रहे हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से पोलिंग बूथों पर जो भी वोटर के लाइन थी, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, चाहे वो महिला की हो चाहे पुरुषों की हो। तो इससे तो जाहिर हो गया ही कि जो बिहार में बदलाव की लहर चल रही है, ये बदलाव की लहर है या सत्ता पक्ष को फिर बनाए रखने के लिए इतने लोग घरों से निकले। जो आंकड़े भी आपको देखने को मिल रहे होंगे कि पहले चरण में जहां 64.66% मतदान हुए थे, उसके बाद किस तरह के चुनाव में एनडीए ने मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे चरण में 68%, एवरेज कहें तो 68.79% बिहार के दूसरे चरण के 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान प्रतिशत रहा है। तो ये साफ साफ जाहिर दिखा रहा है कि बिहार में बदलाव की आंधी किस तरह से ज़मीन स्तर पर थी, जिसे तमाम तरह के राष्ट्रीय चैनलों ने इसका अंदाज़ा नहीं लगाया, या अंदाज़ा लगा हुआ था। जो अमित शाह जी ने कह दिया था कि अब की बार 160 सीटों के साथ एनडीए सरकार बिहार में बनेगी। क्या 160 सीटों के अमित शाह के कहे हुए आंकड़ों को ही तमाम तरह के एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा होगा, वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार एग्जिट पोल में बनाया जा रहा था। हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा था। झारखंड के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा सीटों पर जिस तरह से 2020 में एग्जिट पोल लाया गया, तो ये तमाम तरह के एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। और एग्जिट पोल जो है वो 14 नवंबर को आपको भी पता चलेगा। लेकिन इस तरह की माहौल बनाने की कोशिश तमाम राष्ट्रीय चैनलों में किया जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बताने को तैयार है कि जो बीजेपी को 23% मतों का बढ़ जाना बताया जा रहा है, कि बीजेपी को 69% मत मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 32% मत दिया जा रहा है। तो ये कैसे इतने प्रतिशत मत बढ़ गए? 2020 के चुनाव को आप देखें तो उस समय चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के साथ ही थे, क्योंकि वो तो बीजेपी का उम्मीदवारों के लिए कहीं भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, लेकिन जदयू को हराने के लिए उन्होंने 132 सीटों से अधिक सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, जीतन मांझी उनके साथ थे, मुकेश सहनी उनके साथ थे, आईपी गुप्ता के भी मतदाता उनके साथ थे। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन है, पिछले वोट प्रतिशत में आप देखेंगे तो सिर्फ 12,000 मतों का अंतर था इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बार तो इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी शामिल हैं, आईपी गुप्ता शामिल हैं, तो क्या इनके वोट प्रतिशत नहीं बढ़ेंगे? जो तेजस्वी यादव रोजगार की बातें कह रहे हैं, तो क्या रोजगार के लिए बिहार में वोट नहीं पड़े? क्या जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां हैं बिहार में, उन्हें परमानेंट और सरकारी नौकरी करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं? क्या ये बात लोगों ने इस पर वोट नहीं किया है?
क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर वोट किया है? तो ये तमाम तरह की सवालें जो है वो इस पर मीडिया कोई सवाल नहीं उठा रहा है। चुनाव आयोग की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। शाम 5 बजे तक दूसरे चरण के जो आंकड़े हैं वो 67.14% थे। 3.7 करोड़ लोग दूसरे चरण के लिए मतदान करने के लिए जो वोटर थे, इनमें से 2.5 करोड़ वोटर 5 बजे तक मतदान कर चुके थे। तो इससे क्या पता आपको चलता है कि किस तरह की लहर होगी बदलाव की? क्या ये सरकार बदलने के लिए वोटिंग हुआ है, या नीतीश कुमार के 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो भेजे हैं, भीड़ दूसरे फेज में उनको वोट देते हुए नजर आई? क्या महिलाओं के भीड़ को कई लोग नीतीश के पक्ष में बता रहे हैं, जबकि पुरुषों के भीड़ को तेजस्वी के पक्ष में बताया जा रहा है? ये धारणा 14 नवंबर को ही गिनती के बाद खत्म होगी। दूसरे चरण में वोटिंग की रफ्तार किशनगंज, शिवहर में 3 बजे तक ही 60% से लेकर 66% तक वोटिंग हो चुका था। किशनगंज के ज़िले में 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 66.10 था। पिछले विधानसभा 2020 में ये आंकड़ा 3 बजे तक 47.55% ही था। जबकि 5 बजे तक डाटा जब चुनाव आयोग ने रिलीज किया तो उसमें 76.26% मतदान होने की बात कही गई। कटिहार में भी कुछ ऐसा ही रहा। 3 बजे तक 63.80% मतदान हुए, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ये मत प्रतिशत 3 बजे तक 43.11% था, और ये 5 बजे तक इस बार 75.23% मतदान हो गया। जमुई में भी 5 बजे तक 67.81% मतदान पड़ा। मतदान जो बढ़ रहे हैं, इनकी खबरें आते ही एनडीए की हो गठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन, सारे लोग सरकार बनाने की दावा करने लगे। 10 नवंबर को कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, उनके समर्थक एनडीए के पक्ष में वोट दिला रहे हैं। इस खबर को ज़मीन पर पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा किस तरह के मशीनरी का उपयोग किया गया, न्यूज़ 18 बिहार तक है, उसके पत्रकार को किस तरह मुकेश सहनी ने बुलाकर घर में उनको डांट फटकार किया, चाहे जो भी माफ़ी मांगने की बात कही, किस तरह की क्यों खबरें चलाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन में टूट है और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से नाराज है। इसके बाद मुकेश सहनी खुद मीडिया के सामने आते हैं और उस बात को खंडन करते हैं कि महागठबंधन के साथ वो पूरी तरह से हैं और महागठबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम घोषित किया है, और जब तक वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक वो चुप नहीं बैठने वाले। दूसरे चरण में बीजेपी और जेडीयू एक है, इस तरह के पोस्टर भी सोशल मीडिया पर रिलीज किए जाने लगे कि कहीं ये ना मैसेज चला जाए जिस तरह से पहले चरण में बीजेपी ने मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, तो पहले चरण में उसे लग गया कि हमारे साथ खेला हो गया है, इसीलिए वो दूसरे चरण से ठीक पहले इस तरह की पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाने लगा। लेकिन दूसरे चरण के वोटिंग के दिन नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, न ही एनडीए के तरफ से कोई भी
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन के तरफ से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया गया, लेकिन एनडीए गठबंधन में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं देखा। अब पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में 5 बजे तक 69.31% मतदान पड़े, पश्चिमी चंपारण में 69%, मोतिहारी में 70%, 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। फाइनल आंकड़ा अभी चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया। इस इलाके में बीजेपी का दबदबा रहा है, ये बीजेपी का इलाका माना जाता है। यहाँ से बीजेपी महागठबंधन को रोकने के वोटिंग को देखकर कहा जाने लगा कि पहली बार दावा किया गया कि महागठबंधन की चंपारण में बढ़त हो सकती है। 14 नवंबर को ये और भी साफ हो जाएगा कि क्या जो चंपारण के इलाके हैं वहाँ पर इस बार महागठबंधन को बढ़त है या पहले की तरह एनडीए वहाँ पर मजबूत है। महिलाओं को हिस्सेदारी से यह भी पता चलता है कि जो 10,000 रुपये का जो चुनाव के दौरान नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया, उसका कितना ज़मीनी स्तर पर प्रभाव रहा। महिलाएं हिस्सा कितना है ये पता नहीं है कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने पहले चरण में मतदान किया और दूसरे चरण में मतदान किया, क्योंकि अभी तक पहले चरण के जो वोटिंग परसेंटेज है, जिसमें महिलाओं की कितनी भूमिका है, अभी तक चुनाव आयोग ने डाटा रिलीज नहीं किया। सवाल ये है कि 6 नवंबर को वोटिंग हुआ, 11 नवंबर को तक डाटा क्यों नहीं चुनाव आयोग सार्वजनिक किया? इसका डेटा क्यों नहीं दिया कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने पहले चरण में मतदान किया? बिहार के 20 जिलों में कल वोटिंग हुआ। सबसे कम वोटिंग नवादा जिला में 5 बजे तक 57.11% मतदान हुए। बाकी 19 जिलों में न्यूनतम मतदान 60% रहा, जबकि अधिकतम मतदान 76% से ज़्यादा 19 जिलों में मतदान होने की बात सामने आई। सीमांचल के ज़िले किशनगंज हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, कटिहार हो, यहाँ पर 70% से अधिक मतदान हुए हैं। कटिहार में 7 सीटें हैं। 2020 में बीजेपी को इन 7 सीटों में से 3 सीटें मिली थी और जेडीयू को 1 सीटें मिली थी, यानी कि एनडीए को कुल 7 में से 4 सीटें मिली थी। इस बार महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी ये देखने की बात है। किशनगंज में 4 सीटें हैं। 2020 में 2 सीटें AIMIM को मिले थे और 2 महागठबंधन को। क्या इतनी वोटिंग एनडीए को जिताने के लिए किया गया है या बिहार में महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए किया गया है? इस चुनाव से पहले और चुनावों के दौरान 30,000 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं में बांटे गए। इतने पैसे के खिलाफ क्या तेजस्वी जीत पाएंगे? 30 हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ रही थी। पूरे बीजेपी के कैबिनेट बिहार में सक्रिय था। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, एनडीए की कैबिनेट बिहार में सक्रिय था। 5-5 राज्यों के मुख्यमंत्री सक्रिय थे। क्या तेजस्वी यादव ये जीत कर ये साबित कर देंगे कि बिहार में 30,000 करोड़ रुपए का एनडीए का इन्वेस्टमेंट जो कई योजनाओं में किया गया, उसमें तेजस्वी के मुद्दे भारी पड़े और मुद्दों के साथ जिन चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ा है उसके खिलाफ आपने देखा होगा कि मोदी जी कट्टा, दुनाली, गन की प्रचार प्रसार कर रहे थे और किन बातों पर बिहार की जनता ने वोट डाला है ये तो पता है आपको। चल जाएंगे 14 नवंबर को। जो भी एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। महिलाओं की हिस्सा कितना है ये पता नहीं है, इसीलिए कई जो विश्लेषक हैं
वो सही आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं। अभी तक पहले चरण के एक विधानसभा में महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या रहा है, चुनाव आयोग ने इसका डेटा नहीं दिया है। सवाल ये है कि 6 नवंबर को वोटिंग हुआ, 11 नवंबर तक क्यों नहीं डाटा ये दिया गया, इस पर भी चुनाव आयोग का कोई जवाब आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत पाती है तो क्या केंद्र में सरकार उसकी बनी रहेगी, इस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। शायद इसीलिए बीजेपी ने पूरे माहौल को बना के रखी है कि कुछ हो सके तो चुनाव आयोग उसका मदद कर दे। तो ये कहीं कहीं दूर तक ये नज़र नहीं आ रहा है कि बीजेपी का सरकार बनेगा। जो भी हो सके मीडिया चैनलों पर एग्जिट पोल का माहौल बनाया जा रहा होगा। अगर तेजस्वी यादव नहीं जीते तो क्या पैसा एनडीए सरकार का जीत जाएगा? एग्जिट पोल के रुझान नीतीश कुमार एनडीए की सरकार के तरफ इशारे कर रहे हैं। गोदी मीडिया के दौर में जब सरकार नहीं भी बन रही होती हैं तब भी एनडीए को बढ़त दिखाने का चलन रहा है। जैसे कि आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि 2024 के चुनाव में कि एनडीए के द्वारा कहा जा रहा था, खास करके बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा, कि अब की बार 400 पार। क्या हुआ? 240। कोई तो 450 दिखा रहा था। इस पर भी आपको ध्यान देने की बात है। इसके गलत और सही होने पर कितने बार वही बात फिर से दोहराई जाती है, लेकिन जो गेम होता है इस तरह के माहौल के पीछे, वो असल में गेम है और उस पर नज़र आपको रखनी चाहिए। आज के दौर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। जिस चुनाव आयोग के बारे में कहा जा रहा है कि जनता में चुनाव आयोग दिखा रहा है, चाहे लोगों के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि कोई जोश नहीं है, किसी की लहर का कोई अंदाज़ा नहीं इस चुनाव में लगा पा रहा है। दूसरे चरण के मतदान के बाद क्या ये सारे आंकड़े गलत साबित हो जाएंगे? अगर जनता में जोश नहीं होता तो दूसरी चरण में पिछले चरण की अपेक्षा इतना मतदान क्यों होता? इसका मतलब यह है कि जनता में चुनाव को लेकर जोश था, उसे इस चुनाव में एक बड़ा फैसला करना था। अगर जनता उदासीन होती, इतना वोट नहीं करती। इससे साफ जाहिर होता है कि ये वोट सरकार को बदलने के लिए पड़े हैं और इसके लिए आपको 14 नवंबर तक इंतज़ार करना होगा। ये वोट तेजस्वी के मुद्दे पर पड़े हैं, न कि कट्टा, दुनाली, मुजरा, घुसपैठिए पर वोट पड़े हैं। तो तमाम तरह के आपने एग्जिट पोल देखा और आप भ्रमित हो गए कि लगता है कि इंडिया गठबंधन का सरकार नहीं बनेगा। लेकिन जो बिहार स्तर के जो नेता हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उसमें से एक वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया वेलारी हैं और उनके द्वारा जो बताया गया है बिहार में किस दल को कितने वोट मिले हैं, उसकी एक छोटी सी जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि पहले चरण में आरजेडी को 49 सीटें मिला है और दूसरे चरण में आरजेडी को 26 सीटें मिलते हुए नज़र आ रही हैं। ये न्यूनतम सीटों की बात कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 75 सीटें आरजेडी को मिला है, लेकिन ये अधिक हो सकता है, इससे कम होने की संभावना नहीं। कांग्रेस को पहले चरण में उन्होंने 11 सीटें बताया है, जबकि दूसरे चरण में 13 सीटें, कुल मिलाकर 24 सीटें कांग्रेस को आने की संभावना है। लेफ्ट पार्टी को पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 6 यानी कि 18 सीटें लेफ्ट पार्टी को मिलते हुए नज़र आ रहा है। वीआईपी को पहले चरण में 3 और दूसरे चरण में 3, कुल मिलाकर 6 सीटें वीआईपी को, और आईपी गुप्ता को 1 सीटें मिल रही है, वो पहले चरण में, यानी कुल मिलाकर न्यूनतम 124 सीटों के साथ
बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कन्हैया बेलारी जी का दावा है और इससे अधिक सीटें हो सकती है। दूसरी तरफ वो एनडीए गठबंधन के बारे में बता रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी को 18 सीटें मिली है और दूसरी चरण में 26 सीटें, कुल मिला के 44 सीटों पर बीजेपी इस बार पहुंच जाएगी। जेडीयू के बारे में कहते हैं कि पहले चरण में 26 सीटें और दूसरे चरण में 30 सीटें, यानी कुल मिला के 56 सीटें जेडीयू की आने वाली है। पिछले बार जेडीयू 44 सीटों पर ही, इस बार लगता है कि उसे 10-12 सीटों का फ़ायदा होने वाला है। एलजेपी को पहले चरण के चुनाव में 1 सीटें और दूसरे में 6 सीटें, कुल मिलाकर 7 सीटें एलजेपी के पास आने की संभावना है, जो कि एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव बिहार में लड़ी थी। हम पार्टी को पहले चरण में 0-0 दिखा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण में 4 सीटें मिली हैं। और आरएलएसपी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी पहले चरण में 0-0 और दूसरे चरण में 3 वोट। कुल मिलाकर एनडीए को जो अधिकतम सीटें आएगी वो 114 से अधिक नहीं आएगी। इस तरह की बात कन्हैया बेलारी के द्वारा जो एग्जिट पोल किया गया, जो काफ़ी विश्वसनीय है और कई तरह के उन्होंने तथ्य रखा है। चाहे वो वोट प्रतिशत की बात किया जा रहा है कि 2020 के विधानसभा में और 2025 के विधानसभा में वोटों के जो अंतर हैं वो वोट बढ़े नहीं, जिस तरह से तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर दिखाया जा रहा है, बल्कि घटे हैं। चाहे वो मुकेश सहनी का वोट हो, वो एनडीए से घटकर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया, चाहे आईपी गुप्ता के हो, वो सारे वोट महागठबंधन के साथ जुड़े। जिस तरह से 15 से 16 कुशवाहा उम्मीदवारों को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, तो कुशवाहा के भी वोट एनडीए गठबंधन को मिले हैं। लेकिन जो 40% से अधिक जो वोट है वो महागठबंधन को मिले हैं। जितने युवा बेरोजगार हैं बिहार के, उन्होंने जाति बिरादरी से ऊपर होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया है, ताकि वो बिहार में रोजगार पा सके। तो 14 नवंबर तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। आखिरी फैसला तो 14 नवंबर के बाद ही मिलेंगे, लेकिन तमाम इंडिया गठबंधन के नेता अब वोटिंग काउंटिंग से पहले तमाम स्ट्रॉन्ग रूम में, जहां पर ईवीएम रखा गया है, उसके आसपास पहरेदारी में लग गए हैं कि इस बार चूकना नहीं है। जिस तरह से पिछले बार 6 बजे तक कुछ जिलों में काउंटिंग रोक दी गई और रात के 2 बजे तक आंकड़े दिखाए गए कि कौन जीत गया कौन हार गया, तो इस बार इसको रोकने के लिए महागठबंधन के तमाम नेता तैयार हैं। अब सारी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि पिछले बार की तरह धांधली करता है या इस बार काउंटिंग समय से करके और दूध का दूध पानी का पानी एक करता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।